सीएम डॉक्टर मोहन यादव का संदेश, बाघों के लिए सुरक्षित मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट से ग्लोबल वाइल्ड लाइफ लीडर बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। सीएम ने वन और वन्यजीव संरक्षण के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जिससे न केवल बाघों का कुनबा बढ़ा है, बल्कि अन्य विलुप्तप्राय जीवों का भी पुनरुद्धार हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कोशिश से मध्य प्रदेश को अपना 9वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व मिला है। उन्होंने शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में बाघिन को खुले जंगल में छोड़कर इस रिजर्व का लोकार्पण किया। इसके साथ ही पन्ना, रणथंभौर और कूनो नेशनल पार्क के बीच बाघों के सुरक्षित आवागमन के लिए एक मजबूत टाइगर कॉरिडोर तैयार हुआ है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर भोपाल में हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश देश में बाघ संरक्षण का अग्रणी राज्य है। साल 2022 की गणना के अनुसार प्रदेश में 785 बाघ थे और आगामी गणना में यह संख्या 1000 के करीब पहुंचने की संभावना है। सीएम ने कहा कि पूरे भारत के करीब 20% बाघ अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर सुरक्षित हैं। राज्य सरकार के बेहतर वन प्रबंधन और स्थानीय वन कर्मियों के अथक परिश्रम से ही प्रदेश टाइगर स्टेट का अपना तमगा शान से बरकरार रखे हुए है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर अगर कहीं बाघ इंसानों के सबसे नजदीक रहते हैं तो वो भोपाल और उसके आसपास का क्षेत्र है। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार नदियों में घड़ियालों का संरक्षण भी कर रही है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जैव विविधता, बाघों के संरक्षण और अनुकूल वातावरण जो मध्य प्रदेश में वन्य जीवों के लिए बनाया गया है, उसको लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते फिर चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। आज बाघ दिवस भी है और बाघ दिवस के अवसर पर मैं अपने सारे वन्य प्राणियों को देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबको बधाई देना चाहूँगा। उल्लेखनीय है, एक देश के अंदर, भारत के अंदर सबसे बड़ी संख्या में अगर कहीं बाघ है तो मध्य प्रदेश में। मैं इस मामले में भी बधाई देना चाहूँगा। 53 साल पहले 10 के अंदर के 2 अंकों के अंदर ही टाइगर थे हमारे यहाँ, और अभी 2016 में लगभग 200-250 के आसपास थे, और अभी जो 22 की गिनती आई तो 750, और अभी आंकड़ा डिक्लेयर करोगे तो 1000 के बाहर ही हो जाएगा। अपने आसपास ही तो है, हम सब उसको महसूस कर रहे हैं। और भोपाल वाले तो और भाग्यशाली, पूरे पृथ्वी पर सबसे नजदीक अगर कहीं बाघ रह रहा है तो भोपाल और भोपाल के आसपास रह रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज बाघ दिवस भी है। चलिए इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ अखिलेश कुमार खरे जी जुड़ गए हैं, रिटायर्ड डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है। आपका बहुत स्वागत है। साथ ही कुछ देर में हमारे साथ वन्य जीव विशेषज्ञ अजय दुबे जी भी जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत अखिलेश जी से ही करूंगा। अखिलेश जी, जिस प्रकार से काम मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से बाघों के संरक्षण के लिए किया जा रहा है, क्या कहेंगे? में ये बहुत सराहनीय कार्य है। मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व के माध्यम से बाघ संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। मैं यहाँ पर यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बाघों का कुनबा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज की स्थिति में मध्य प्रदेश में 785 बाघ हैं। ये 2022 की गणना के हिसाब से है। यदि हम 2026 की गणना देखें, उसके आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि यह संख्या 1000 के पार जा सकती है। जी अखिलेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए जब भी बाघों के छोटे शावक होते हैं, फिर वे बड़े होते हैं, तो वे अपनी टेरिटरी बनाते हैं और ऐसे में टेरिटोरियल वॉर का खतरा बढ़ जाता है। तो क्या उसके लिए मध्य प्रदेश में पर्याप्त स्पेस है कि ताकि जो छोटे शावक हैं जब वे बड़े होते हैं तो वे अपना स्पेस बना सके? देखिए, यह सही है कि प्रत्येक नए बाघ को जो वयस्क हो रहा है, विशेष रूप से नर बाघ को, उसको अपनी टेरिटरी बनाने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में यदि भोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है वन में या वनों के नजदीक के ग्रामों में, तो वो बाघ शावक अपनी टेरिटरी कुछ वन और कुछ नजदीक के क्षेत्र को शामिल करके बना सकता है। ऐसी स्थिति, यदि भोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो वह आपस में ही प्रतिद्वंदिता होगी इनमें, और ऐसी स्थिति में ये निश्चित रूप से बाघों के लिए बहुत कम स्पेस हमारे यहाँ उपलब्ध रह जाएगा।
तो जो जैव विविधता के लिए काम किया जा रहा है उसको फिर कैसे देखते हैं आप? कि इसमें जैव विविधता का मैं समझता हूं कोई रोल नहीं है। रोल है इसमें वनों के विकास का, वनों की वृद्धि का, वनों में दूसरे वन्य प्राणी, जो अन्य शाकाहारी वन्य प्राणी हैं, जो बाघ का प्रेबेस है, उनकी संख्या बढ़ाने पर, और उनकी संख्या बढ़ेगी, वनों में उनके लिए आवश्यक रहवास, आवश्यक चारागाह, आवश्यक जल की व्यवस्था हो, तो उनकी संख्या बढ़ेगी। उससे ही बाघ हमारे सुरक्षित रह पाएंगे, उनको आवश्यक मात्रा में भोजन उपलब्ध हो पाएगा। ठीक है अजय जी, जब भी हम बाघों के संरक्षण की बात करते हैं या वन्य जीवों के संरक्षण की बात करते हैं तो चुनौती सबसे बड़ी क्या होती है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो टाइगर हैबिटेट है, कई जगह बफर एरिया में वनाधिकार कानून के तहत पट्टे दिए जा रहे हैं, अतिक्रमण हो रहा है। यदि बाघ का घर सुरक्षित नहीं है और वन विभाग रोकथाम करने में असफल हो रहा है तो निश्चित तौर पर बाघ के लिए खतरा है। दूसरा अहम पहलू है कि बाघों के जो शिकार के प्रकरण मध्य प्रदेश में नंबर 1 है कई सालों से, तो ग्रामीण जनों के साथ आपका व्यवहार और आपका समन्वय नहीं है, आपका इंटेलिजेंस मुखबिर तंत्र फेल है। टाइगर रिजर्व के अंदर पन्ना टाइगर रिजर्व में चीतल को कोर एरिया में गोली मार दी गई, वो आदतन शिकारी है जो पकड़े गए। तो यदि कोर एरिया में आप शिकार कर रहे हो, गोली चला रहे हो और गाड़ी की लाइट में आप हिरण को काट रहे हो, तो इसका अंदाजा ये है कि लोगों में कानून का भय नहीं है। यदि ऑफिसर्स फील्ड पे जाएंगे, जब पेट्रोलिंग करेंगे और उनके मुखबिर तंत्र गांव वालों के साथ उनका विश्वास रहेगा तो जंगल सुरक्षित है। मैं तो ये जानकारी मिल रही है कि पन्ना टाइगर रिजर्व या कई टाइगर रिजर्व की हालत ये है कि बफर एरिया में उनकी जमीन पे खेती हो रही है, वहां पर कोई रोकथाम नहीं है क्योंकि राजनीतिक कारण है या जो भी निजी कारण है। लेकिन कहीं ना सरकार कहीं तो कह रही है कि टाइगर हमने वन चौकियां बढ़ाई है, हमने इसको लेकर कानून भी कड़े किए हैं। देखिए, कानून कड़ा है तो टाइगर के शिकार के कितने लोगों को सजा होती है। यदि नीचे की कोर्ट से निचली अदालत में सजा हुई तो हाई कोर्ट में बरी हो गया। एक महाराष्ट्र ने 2025 के जनवरी में एक बड़ा कुख्यात पारधी गिरोह पकड़ा, उसको यहाँ पर जुलाई में पकड़ा गया जबलपुर में, सितंबर में वो डिफॉल्ट बेल लेके भाग गया। अब वन विभाग यदि कोर्ट में कुख्यात अपराधी की जमानत निरस्त नहीं करवा पा रहा, कोर्ट की टिप्पणी है कि इन पे कार्रवाई करो और महाराष्ट्र वालों ने पकड़ लिया, तो कहने का मतलब ये है कि कठोर कानून कागज में है, आप सजा तो कठोर दिलवाइए। ये लोग अंतर्राष्ट्रीय तस्कर पकड़ते हैं लेकिन ना उसका कोई पासपोर्ट मिलता, ना उसका कोई ट्रांजैक्शन बड़ा मिलता, ना उसकी गैंग पकड़ाती, ना उसके हथियार पकड़ाते। तो कागजों में बाघ संरक्षण है और अधिकारी मुख्यमंत्री को भ्रमित करते हैं। पूरा सिस्टम केवल चापलूसी में बजट हजम करना है। टाइगर मर रहे हैं तो एक कारण बता दिया, बोले साहब संख्या बढ़ रही है। अरे संख्या बढ़ रही है तो शिकार क्यों बढ़ रहा है? ठीक है अखिलेश जी, कैसे विराम लगेगा इस तरह की घटनाओं पर? देखिए, मैं कुछ हद तक अजय जी की बातों से सहमत भी हूं। इसका बहुत बड़ा कारण ये है पेट्रोलिंग। यदि वास्तव में प्रभावी ढंग से पेट्रोलिंग की जाए, दूसरा संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों, टाइगर रिजर्व अभयारण्य के आसपास जो भी इको विकास समितियां हैं उनको सुदृढ़ किया जाए। इको विकास समितियों के समस्त सदस्यों को से बातचीत की जाए, विचार विमर्श किया जाए, ये वो उनका समर्थन लिया जाए, उनसे सहयोग की अपील की जाए और उनसे जो संबंध है अपने वो भावनात्मक रूप से मधुर बनाए जाए ताकि वो सामने आए और इन ऐसी प्रत्येक घटना में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार। सबसे महत्वपूर्ण तत्व ग्रामीण है। जो हमारा सुराग वाला पहले सिस्टम हुआ करता था कि सुराग रस्सी हम लोग करवाते थे, हमारे स्पेशल मैसेंजर्स होते थे, आज की स्थिति में उनका अभाव कुछ दिख रहा है। यह प्रभावी हमें बनाना पड़ेगा, तभी हम बाघ को सुरक्षित रख पाएंगे। क्या आपकी ड्यूटी के दौरान कभी कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं? देखिए, मैं ये समझता हूं हमारी ड्यूटी को राष्ट्रीय उद्यान में पूरा हुए लगभग
14 वर्ष हो चुके हैं। 14 वर्ष पहले मैं था और फॉरेस्ट में तो मैं पैंच में था 2005 और 6 में, लगभग 20 वर्ष हो गए हैं। तो उस समय तो हमारे पास कोई साधन थे नहीं, संपूर्ण गश्ती पैदल और साइकिल पर होती थी। तो दैट वाज द इफेक्टिव पेट्रोलिंग थी, नाइट पेट्रोलिंग, इफेक्टिव पेट्रोलिंग, इलेक्ट्रिसिटी लाइन पेट्रोलिंग, सभी प्रकार की पेट्रोलिंग हुआ करती थी और बहुत प्रभावी थी। हम पूर्ण रूप से संतुष्ट थे जो हमने उस समय किया है, कर्तव्य किया है। अधिकारियों में जो कहा अजय जी ने, चापलूसी, उसका नितांत अभाव था उस समय। उस समय ड्यूटी सर्वश्रेष्ठ थी, अपना कर्तव्य सर्वप्रथम था। तो उस समय की बात से अब आज की बात का कोई संबंध नहीं है। आज की परिस्थितियां एकदम विपरीत हैं, पहले की परिस्थितियां एकदम विपरीत। हम दोनों की तुलना नहीं कर सकते। अजय जी देखिए, आपने अभी शिकार की बात का जिक्र किया। हालांकि मध्य प्रदेश की सरकार ये कह रही है, वन विभाग के अधिकारी भी इस बात का जिक्र करते हैं कि हम लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, हमने कानून भी सरकार ने कड़े किए हैं, लगातार वन चौकियां बनाई जा रही हैं, पेट्रोलिंग को लेकर भी कहा जा रहा है। और फिर भी अगर शिकार की ये घटनाएं आती तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जैव विविधता को लेकर जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है, उसको लेकर आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रशंसा करता हूं कि उनके 2023 दिसंबर में जब कार्यकाल उनका शुरू हुआ तो उन्होंने रातापानी टाइगर रिजर्व बनाने में भूमिका अदा करी, माधव टाइगर रिजर्व बनाया और नौरादेही के प्रति भी वो संवेदनशील रहे। एक कंजर्वेशन रिजर्व ताप्ती बना, यहाँ पे बैतूल में सेंचुरी बनी। तो मुख्यमंत्री की कोशिश वन्य प्राणी वन संरक्षण में है। जरूरत है कि जो बायोडायवर्सिटी जिसकी आप बात कर रहे हैं कि टाइगर रिजर्व में ये सुरक्षित रहे। हमारा कहना है कि आप ये देखिएगा कि यदि हमारे जो जंगल हैं उनमें यदि हम टाइगर रिजर्व की बात करूंगा, प्रोटेक्टेड एरिया की बात करूंगा मैं, तो उसमें यदि हमारी जो जैव विविधता की सबसे बड़ा जो आभूषण है बाघ, जो आपको राजस्व देता है, जो पर्यटन करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, बाघ के कारण सारे टाइगर रिजर्व की भूमि का जो रेट है वो देखिए बहुत महंगा है। लोग बड़े बड़े रिजॉर्ट्स बनाते हैं, लेकिन जो जरूरत है कि उसकी बढ़ती हुई संख्या को सुरक्षित रखना। मैं खरे साहब को ये जरूर कहूंगा कि उस दौर में जब आप लोग फुट पेट्रोलिंग करते थे साइकिल की, तो न तो उस समय मोबाइल का नेटवर्क था, न इतनी सारी गाड़ियां थी, उस समय इतना मैन पावर नहीं था, तब भी आप ज्वलंत मतलब रिस्क पे आप पूरा जंगल देखते थे। आज की पीढ़ी में मैं आपसे बता रहा हूं, जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं 29 जुलाई, अभी तक मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ 45 टाइगर मर गए 1 जनवरी से अभी तक। पिछले वर्ष इसी जुलाई में हमारे 32 बाघ मरे थे, इस वर्ष 45 हो गए। 2025 में 55 बाघ मरे, अभी 45 हो गए, अभी पूरा 5 महीना बाकी है। तो आप अंदाजा लगाइए कि बाघों की मौत, पन्ना टाइगर रिजर्व में सारे बाघ समाप्त हुए, उनका दोबारा री इंट्रोडक्शन हुआ, लेकिन अब स्थिति वहां भी बिगड़ रही है। टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में अवैध निर्माण हो रहा है, आप कोई रोक नहीं रहा, इको सेंसिटिव जोन के कानून टूट रहे हैं। तो मुख्यमंत्री की अच्छी भावना को यदि फील्ड के अधिकारी नहीं क्रियान्वयन कर पा रहे हैं तो ये शर्म है। अभी सतना के पास वहां पे एक टाइगर का 2 महीने पहले शिकार हुआ, उसका बॉडी अभी निकल के आई। आप बताइए, पेट्रोलिंग होती, इंटेलिजेंस होता तो इतने विलंब क्यों होता? हम बालाघाट का किस्सा बताते हैं कि बालाघाट में टाइगर का संदेहास्पद मृत्यु हुई और फॉरेस्ट के डिप्टी रेंजर और फॉरेस्ट गार्ड ने उसको जला दिया। तो आप अंदाजा लगाइए ना कि यदि फॉरेस्ट के लोग शिकार या जो प्रोटोकॉल है उसको नहीं फॉलो कर रहे, शिकार की रोकथाम नहीं करेंगे, खुद ही अपराध में शामिल हैं, तो कहीं ना कहीं गिरावट हुई है। और इसका एक कारण है कि वन विभाग में राजनीतिक दखल बढ़ गया। वाइल्ड लाइफ ट्रेंड ऑफिसर्स फील्ड पे नहीं जा रहे हैं, अब राजनीतिक जो सिफारिश है उस पे अधिकारी जाते हैं। जंगलों में वो कब्जे कराने पर आगे रहेंगे, जो टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी है उसके बजट को हजम करने में आगे रहेंगे, और जो फॉरेस्ट गार्ड जिनकी अभी मैंने देखा एक वो रेत अवैध खनन में मृत्यु हुई है मुरैना में। अब आप ये बताइए कि मुख्यमंत्री ने तो अनुकंपा सहायता नौकरी भी दी, सहायता, लेकिन वन विभाग का कोई भी बड़ा अधिकारी वहां नहीं गया। वन विभाग के अधिकारियों पे, कर्मचारियों पे हमले हो रहे हैं जानलेवा।
लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि आज तक वन विभाग के अधिकारियों को हथियार उपयोग करने के लिए जो प्रावधान है, आप सख्ती का वो नहीं लागू कर रहे। यदि कोई गलती होती है तो उनको सरकारी अधिकारी कर्मचारी के नाते कोई प्रोटेक्शन नहीं है। जस्टिस चौहान आयोग लटेरी का बना था, जिसमें अवैध लकड़ी कटाई की गिरोह से वनकर्मियों के ऊपर हमला हुआ और वनकर्मी भी उसमें जेल गए, एक तस्कर मारा गया। उस जस्टिस चौहान की रिपोर्ट 2 साल से कचरे की टोकरी पे पड़ी है। तो जब वन बचाने वाले वन अधिकारियों को आप नहीं संरक्षण देंगे, जब मैं आपको बताता हूं वन के लिए जिन लोगों ने अपनी जान दी है, करीब 65 परिवार हैं, उन परिवारों के जो उनके जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं वन सुरक्षा में, उनके परिवार के लिए कानूनी लड़ाई में कोई सरकार वन विभाग मदद नहीं करता है। सारे अपराधियों के खिलाफ जो कोर्ट केस चल रहे हैं सब में वो बरी हो रहे हैं। तो वन विभाग अपने शहीद के परिवारों के साथ खड़ा हो जाए, उनके कानूनी मदद करे, तो वन अपराधी में भय होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल जब वन का बड़ा अधिकारी, चाहे खौफ हो, कोई मुरैना गए ही नहीं मिलने। अरे शहीद के परिवार से मिलो। पुलिस में यदि कोई शहीद होता है तो बड़े से बड़ा अधिकारी जाके घर में मिलता है, वन विभाग में नहीं है। तो ये गिरावट है, ये गवर्नेंस इशू है। और स्टेट गवर्नमेंट को अभी, मैं जब आपसे चर्चा कर रहा हूं, आज टाइगर डे है, मध्य प्रदेश के 3 टाइगर रिजर्व में डायरेक्टर की नियुक्ति नहीं है। पन्ना, संजय टाइगर रिजर्व और माधव, ये अतिरिक्त प्रभार से चल रहे हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वन क्षेत्र में, वन विभाग के क्षेत्र में और ज्यादा संवेदनशीलता बरतने की आवश्यकता है। ठीक है अखिलेश जी, जो बात अजय जी ने कही, आप उससे कितना सहमत है और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? क्या कुछ और जो पॉइंट्स है उनको ऐड ऑन किया जाना चाहिए, और कहां अगर लगता है कि चेंजेस होना जरूरी है, कैसे चेंजेस होना चाहिए? देखिए, मैं तो पूर्णतः सहमत हूं। पूरा का पूरा दारोमदार वन सुरक्षा का, वन्य प्राणी सुरक्षा का, बाघ सुरक्षा का, ये पूरा का पूरा दारोमदार स्टाफ के ऊपर है। और स्टाफ को संवेदनशील होना जरूरी है। स्टाफ का तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि वो फॉरेस्ट गार्ड है। स्टाफ और अधिकारी मतलब राइट फ्रॉम फॉरेस्ट गार्ड टू पीसीसीएफ, प्रथम बात। दूसरी बात, सबको प्रशिक्षण लेना ही चाहिए, जो अजय भाई ने भी बताई। हम भी इस बात से सहमत हैं कि इन टाइगर रिजर्व में जो हेड की, जो एफडीज की पोस्टिंग है, ये देख लिया जाए कितने वाइल्ड लाइफ ट्रेंड है, या वाइल्ड लाइफ में जिन अधिकारियों की पोस्टिंग है वो, ये अगर आप गिनेंगे और चेक करेंगे कि कितने देहरादून से वाइल्ड लाइफ का कोर्स किए हैं, तो आपको स्थिति स्पष्ट होगी। नंबर 3, छोटे स्टाफ के लिए ओरिएंटेशन। तो क्या जब रिक्रूटिंग की जाती है, जब हायरिंग की जाती है, जब नियुक्ति की जाती है, तो क्या ये मापदंड पर उनको नहीं वहां पर परखा जाता है? मापदंड पे परखा जाना चाहिए। वर्तमान में स्थिति आप देखेंगे कि ये संपूर्ण लोग जो वन्य प्राणी शाखा में कार्यरत हैं, उनमें से वाइल्ड लाइफ ट्रेंड कितने लोग हैं, यह आकलन करिए तो आपको मालूम पड़ेगा। नंबर 2, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। 20 से 25 वर्ष हो गए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास आर्म्स हैं, पर आर्म्स एक्ट में अमेंडमेंट नहीं हुआ है, तो आर्म किस काम के? मैं समझता हूं कुछ आर्म्स ऐसे हैं जो जब से आए हैं 20 से 25 वर्ष से वैसे ही रखे हुए हैं, एक भी बुलेट उनसे नहीं निकली है। यदि कभी मौका पड़ेगा बुलेट डालेंगे, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं ये तो बुलेट चलेगी नहीं, या तो बुलेट खराब हो चुकी है या वो आर्म खराब हो चुका है। तो मैं समझता हूं ऐसे झूठी शोबाजी का कोई मतलब नहीं। वास्तव में यदि हम वन सुरक्षा में दखल चाहते हैं, हम बाघ को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो प्रभावी तरीके से हमें प्रबंधन, प्रभावी तरीके से हमें संरक्षण, प्रभावी तरीके से हमें नियंत्रण करना पड़ेगा। और वो काम ऊपर से स्टार्ट होगा। गंभीरता ऊपर होनी चाहिए। यदि ऊपर के अधिकारी, उच्च अधिकारी इसमें गंभीर हैं, इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है, तो ही नीचे के अधिकारी अपना काम कर पाएंगे और निश्चित रूप से गंभीरता से काम करेंगे, तभी बाघ हमारा सुरक्षित रह पाएगा। ठीक है अजय जी, हम कई बार देखते हैं कि जो वनों से निकलकर के चाहे बाघ हो या तेंदुआ हो, कई बार शहरी जगहों पर पहुंच जाते हैं, जहां पर शहरी बसाहट होती है, वहां पर उनका मूवमेंट देखने को मिलता है। इसके पीछे क्या वजह नजर आती है? देखिए, जो
जंगल, मैं इस शब्द को दोबारा कहूंगा कि आप इसको फॉर्म करें सेंटेंस, कि जानवर लोगों के बीच पहुंच जाते हैं। हकीकत ये है कि जानवर का जो जंगल का दायरा है वो सिकुड़ रहा है। कई कारण है। जंगलों से आप डैम बना रहे हो। पन्ना में केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है। पन्ना टाइगर रिजर्व का 40% एरिया डूब रहा है, 7 लाख पेड़ कट रहे हैं। अब उसके बाद आप आइए, अन्य जगह की हाईवे निकल रहे हैं। नौरादेही टाइगर रिजर्व से हाईवे निकल रहा है, आपने उनकी जमीन ले ली। आप सड़कें भी बना रहे हो, आप नहर भी बना रहे हो, आप वहां पे वनाधिकार के पट्टे भी दे रहे हो, आप अतिक्रमण भी नहीं हटा पा रहे हो। पन्ना टाइगर रिजर्व में तो कोर एरिया में एक IRS ने अपना वो रिजॉर्ट बना लिया, उसको नहीं हटा पा रहे। भारत सरकार की रिपोर्ट भी कह रही है। तो जब जंगल में डिस्टरबेंस होगा, जो टाइगर रिजर्व आपने नोटिफाई किया है, सेंचुरी की है, तो उस इलाके से जानवर बाहर तब आता है जब प्रे बेस खत्म, यानी उसका भोजन नहीं मिल रहा, तो वो गाय बैल मार रहा है। और मध्य प्रदेश में तो सब ज्यादातर गाय बैल से ही टाइगर पल रहे हैं। सेकंड, यदि पानी की व्यवस्था नहीं है तो वो बाहर आएगा गर्मी के वक्त। तो टाइगर या लेपर्ड बाहर तब आ रहे हैं जब अंदर जंगल में कोई गड़बड़ है। यदि जंगल बेहतर है तो ऐसा होगा नहीं। सेकंड, मैं दूसरी बात आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा ब्यूरोक्रेसी कैसे लंबित रखती है। 600 स्क्वायर किलोमीटर का ओंकारेश्वर नेशनल पार्क उन्होंने कहा नोटिफाई करो, अभी नहीं हुआ। आपका टाइगर वहां पे मेलघाट से वो उधर टाइगर भी आ रहा है। आपके पास पूरा इंटैक्ट, पूरा 600 स्क्वायर किलोमीटर में कोई राजस्व गांव नहीं है, आप उसको बनाइए। नौरादेही में विस्थापन लंबित है, करीब 40 गांव नहीं हो रहे हैं। आप चीते ला रहे हो, एंक्लोजर्स में रख रहे हो, कैप्टिव ब्रीडिंग कर रहे हो। आप जो ध्यान देना चाहिए उस पर ध्यान न देके नॉर्मली दूसरी चीजों में आपका ध्यान जा रहा है। न्यूज, अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।